Hello student, this is Shaheen and in this particular lecture video we will discuss concept of cost unit and cost center. In the previous lecture we discussed the types of costing and various cost like differential cost and etc. And in the particular lecture we discussed this particular lecture is related to IGNOU MCOM. नाउ सबसे पहले कॉस्ट यूनिट की अगर मैं बात करूं तो कॉस्ट यूनिट का मतलब क्या होता है, पर यूनिट आउटपुट की कॉस्ट निकालना। जो भी प्रोडक्ट आप बना रहे हो उसकी कितनी कीमत है उसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं कॉस्ट यूनिट। ठीक है, हर इकोनॉमिक एक्टिविटी को जब हम मेज़र कर लेते हैं यूनिट में उसको बोला जाता है कॉस्ट यूनिट। जैसे कि जब हम एक प्रोडक्ट बना रहे हैं या एक प्रोडक्ट बनाओ या ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट बनाओ, जैसे एक पेयर ऑफ शूज़ बना रहे हो या वन बैच ऑफ शूज़ बना रहे हो। ठीक है, ऑपरेटिंग सर्विस का मतलब जब बस चल रही है तो बस जो चल रही है वो 1 पर किलोमीटर आर के हिसाब से वो किस हिसाब से चल रही है, उसकी ऑपरेटिंग सर्विस क्या है, टाइम के हिसाब से पर आर के हिसाब से। अगर कोई भी चीज़ मूव हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी है, वो पर आर के हिसाब से चलेगी। वेट, अगर स्टील है तो वो टन के हिसाब से, वेट के हिसाब से चलेगी। और जो मेज़रमेंट होता है वो कॉस्ट पर यूनिट। अगर आप क्लॉथ का कर रहे हो, क्लॉथ किस में मेज़र होगा, मीटर के हिसाब से, और पेट्रोल किस में मेज़र होगा, लीटर के हिसाब से। ये तो आपको पता है। ये सब क्या होती है, यूनिट्स मेजरिंग टर्म्स होती हैं। जैसे सीमेंट जो है, ये तो आप लोगों ने पहले भी सीखा है, सीमेंट टन में मेज़र होगा, आयरन फिर पर टन में, केमिकल किलोग्राम, लीटर में, पावर है तो पर किलोमीटर, कोल है, ब्रिक्स है पर थाउजेंड कॉपीज़, अगर प्रेस है, पेपर है तो वो किलोग्राम के हिसाब से, ट्रांसपोर्ट है तो वो पैसेंजर पर किलोमीटर या किलोग्राम पर किलोमीटर। इस हिसाब से पर यूनिट कॉस्ट निकाली जाती है। पर यूनिट कॉस्ट ऑफ आउटपुट इज़ नोन एज कॉस्ट यूनिट। तो आप लोगों को ये समझ आ गया होगा बेसिकली। अगर आगे मैं बढ़ूँ, कॉस्ट यूनिट के बाद कॉस्ट सेंटर की बात करते हैं। तो कॉस्ट सेंटर का मतलब होता है कोई भी जगह, इंसान या किसी भी चीज़ में जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए। जैसे कि अ कॉस्ट सेंटर इज़ अ लोकेशन, पर्सन और आइटम ऑफ इक्विपमेंट या तो ग्रुप ऑफ दीज फॉर विच कॉस्ट में बी असर्टेन। कॉस्ट कैलकुलेट की जाती है जब इन सब के लिए, ताकि उसको कंट्रोल किया जा सके। किसी भी तरीके से आप लोकेशन के बेसिस पे, पर्सन के बेसिस पे या इक्विपमेंट के बेसिस पे किसी भी कॉस्ट को कम करोगे तो उसको कहलाया जाएगा कॉस्ट सेंटर। लोकेशन जैसे कि हो गई फैक्ट्री, फैक्ट्री का अगर आप किराया कम करना चाहते हो, या डिपार्टमेंट, ऑफिस, वेयर हाउस, स्टोर, सेल डिपो, या पर्सन, सेल्समैन, मशीन ऑपरेटर, कस्टमर एट्सेट्रा। इक्विपमेंट, मशीन की कॉस्ट को कम करना चाहते हो, कार, ट्रक। तो इन सब की जब आप कॉस्ट को कम करना चाहते हो उसको बोला जाता है कॉस्ट सेंटर। कॉस्ट सेंटर में आ गई 3 चीज़ें, लोकेशन, पर्सन और इक्विपमेंट। और कॉस्ट यूनिट में क्या था, कॉस्ट यूनिट का मतलब जब हम पर यूनिट कॉस्ट निकालते हैं किसी भी आउटपुट की तो उसको कॉस्ट सेंटर बोलते हैं ना। कॉस्ट सेंटर को हमने किस में 4 टाइप में डिवाइड कर रखा है। जैसे कि प्रोसेस मीन्स ऑपरेशन। प्रोसेस मीन्स जैसे कि मान लो एक प्रोडक्ट बन रहा है, ए प्रोडक्ट है, इसको कई सारी प्रोसेस से गुज़रना पड़ता है। ठीक है, पहले इसको ऑयल किया जाता है, ग्रीस किया जाता है, उसके बाद जैसे मान लो बिस्किट बना रहे हो तो बिस्किट के अंदर पहले आपका वो रॉ मटेरियल होगा, रॉ मटेरियल से उसका फिनिश गुड्स बनेगा, वर्क इन प्रोग्रेस होगा, फिनिश गुड्स बनेगा। इस तरीके से ये प्रोसेस होती है, वो प्रोसेस चलती है तो उसको बोलते हैं प्रोसेस कॉस्ट सेंटर। सेकंड क्या है, सेकंड है प्रोडक्ट कॉस्ट सेंटर। प्रोडक्ट कॉस्ट सेंटर जो रेगुलर प्रोडक्शन फैक्ट्री के अंदर यूज़ होता है। ऑपरेशन कॉस्ट कौन सी होती है, जो अलग अलग ऑपरेशंस किए जाते हैं जब हम प्रोडक्ट को बनाते हैं। और सर्विस कॉस्ट सेंटर कौन सी हो गई, जब हम मेन प्रोडक्ट बन गया है, अब उसको डिलीवर करना है लोगों तक, तो उसको सर्विस कॉस्ट सेंटर के अंदर कंसिडर किया जाता है। तो कॉस्ट सेंटर में 3 चीज़ें याद रखना, क्या क्या, लोकेशन, पर्सन और इक्विपमेंट। नाउ आगे बात करते हैं, इसके अंदर कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं। कॉस्ट क्या होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट को बताओ, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को बताओ।
कॉस्ट एंड लॉस को बताओ, ये हम सब डिस्कस कर चुके हैं. बट इफ़ यू फेस एनी डाउट इन these टाइप ऑफ टॉपिक्स देन यू कैन कमेंट इट डाउन एंड आई विल ट्राई टू सॉल्व ऑल these टाइप ऑफ क्वेश्चंस. नाउ एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट की अगर मैं बात करूं तो कॉस्ट के एलिमेंट्स को हम डिवाइड करते हैं 3 कैटेगरी में, मटेरियल, लेबर और एक्सपेंस. किसको? कॉस्ट को. 1, 2 एंड 3. सबसे पहले आ गया मटेरियल, देन लेबर एंड देन एक्सपेंस. मटेरियल में भी 2 टाइप के मटेरियल होगा, डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल. और लेबर में भी 2 टाइप के हो गए, डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर. फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं तो एक्सपेंस की बात करूं तो एक्सपेंस भी 2 टाइप से हो गए. कौन कौन से? आपके एक्सपेंस भी 2 टाइप से हो गए, डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस. ठीक है, तो इसीलिए इन्होंने देख सकते हो आप फर्दर डिवाइड किया है इन्होंने 2 कैटेगरी में, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. तो आपको डायरेक्ट से समझ आ रहा होगा कि कुछ चीज़ें डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रोडक्ट होती है. जैसे कि अगर मैं मार्कर बना रही हूँ तो मार्कर में कुछ चीज़ें डायरेक्टली रिलेटेड हैं, कुछ चीज़ें इनडायरेक्टली रिलेटेड हैं. जैसे कि मार्कर की बॉडी, निप, इंक, तो ये सारी डायरेक्टली रिलेटेड हैं. और कुछ पैकेजिंग वगैरह है वो इनडायरेक्टली रिलेटेड है. तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि डायरेक्ट क्या बोला गया और इनडायरेक्ट क्या बोला गया. तो 1 बाय 1 हम इसको पढ़ते हैं ताकि आपको लैंग्वेज में भी क्लैरिटी आ सके. फिर उसके बाद डायरेक्ट मटेरियल की बात करते हैं. ऑल मटेरियल विच बिकम्स एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द फिनिश्ड प्रोडक्ट. जितने भी जो मटेरियल हैं वो जो आपके फिनिश प्रोडक्ट से रिलेटेड हैं उनको हम डायरेक्ट मटेरियल बोलेंगे. डायरेक्ट मटेरियल जो कि फिनिश्ड प्रोडक्ट से रिलेटेड है. जैसे कि हमने ख़रीदा, बनाया, रिक्विजिट किया शुगर से, शुगर केन फ्रॉम शुगर, शुगर केन से शुगर बनाया, क्लोथ से गारमेंट बनाए, कॉटन से क्लोथ बनाया, टायर्स के लिए कार यूज़ हुए. तो ये सारे डायरेक्ट मटेरियल हैं बच्चों. प्राइमरी पैकिंग मटेरियल मतलब जो सबसे पहले पैकिंग होती है, रैपिंग करना या कार्डबोर्ड बॉक्सेस, जो सबसे पहला आप ओपन करते हो तो सबसे पहला पार्ट जो होता है वो प्राइमरी पैकेजिंग होती है. और पार्टली प्रोड्यूस और परचेज कंपोनेंट्स को आप डायरेक्ट मटेरियल के अंदर कंसिडर करोगे. फिर डायरेक्ट मटेरियल के बाद इनडायरेक्ट मटेरियल की बात करते हैं. जितने भी मटेरियल यूज़ किए जाते हैं, all material which are used for purpose is ancillary to business and which cannot conveniently be assigned to specific physical product is termed as indirect material. जैसे कि जो डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, ठीक है, वो आ जाएगा आपका इनडायरेक्ट आपका मटेरियल. Their cost is insignificant in the finished product. पिंस, स्क्रू, नट, बोल्ट्स. अब मान लो किसी मशीनरी से मेरा मार्कर बन रहा है. मशीनरी हो गई डायरेक्टली रिलेटेड टू द मार्कर, लेकिन उस मशीनरी के नट बोल्ट्स आ रहे हैं, तो क्या वो डायरेक्टली रिलेटेड होंगे? नहीं, वो इनडायरेक्टली रिलेटेड होंगे. समझना इस चीज़ को. उस मशीन में तेल डल रहा है तो क्या वो डायरेक्टली रिलेटेड होगा? नहीं, वो इनडायरेक्टली रिलेटेड होगा. चलो आगे. कंज्यूमेबल स्टोर्स, लुब्रिकेटिंग ऑयल, ग्रीस, प्रिंटिंग, स्टेशनरी. These items do not form a part of the finished product. वो finished product से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है. नाउ लेबर की अगर मैं बात करूँ तो लेबर को भी 2 कैटेगरी में बांटा था. आपका कौन सा लेबर? डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर. अच्छा, लेबर की बात करें तो लेबर होता क्या है? जो भी लोग काम करते हैं मटेरियल को पक्का बनाने में, पक्का इन द सेंस फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाने में, रॉ मटेरियल को लेकर के फिनिश प्रोडक्ट बनाने में जिन लोगों की ज़रूरत पड़ती है, जिन एम्प्लॉय की ज़रूरत पड़ती है, उनको हम लेबर बोलते हैं. लेबर को 2 कैटेगरी में बांट दिया, बता चुकी. डायरेक्ट लेबर की बात करूं तो कौन से लेबर हो गए? द वर्कर हु आर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, वो डायरेक्ट लेबर हो गए. डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कैन बी कन्वीनियंटली आइडेंटिफाइबल अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, जॉब और प्रोसेस. जैसे कि वेजेस पेड टू मशीन ऑपरेटर, मशीन से प्रोडक्ट बन रहा है, मशीन ऑपरेटर डायरेक्टली रिलेटेड है. किससे रिलेटेड है? डायरेक्टली आपके प्रोडक्ट से, तो वो आ गया डायरेक्ट लेबर. और मैन्युफैक्चरिंग वेजेस. और इनडायरेक्टली लेबर, इनडायरेक्ट लेबर कौन सा हो गया?
द वर्कर एम्प्लॉयड फॉर कैरिंग अवर टास्क इंसिडेंटल टू प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्टिविटी आर नोन एज इनडायरेक्ट लेबर, जो कि डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। जैसे कि स्टोर कीपर से सामान लेके आओगे तब जाके आपका वो प्रोडक्ट बनेगा। तो स्टोर कीपर एक तरीके का, इस तरीके का एक पर्सन बैठा है यहाँ पे स्टोर के अंदर, वो डिफरेंट आपको अवेलेबल कराएगा रॉ मटेरियल वगैरह। तो इससे आप सामान लेके आओगे, सामान जाएगा फैक्ट्री के अंदर, फैक्ट्री में वो बनेगा। फैक्ट्री में लेबर लगे हुए हैं, जो लेबर फैक्ट्री के अंदर लगे हैं दैट इज़ डायरेक्ट लेबर, और जो स्टोर पर्सन यहाँ पे बैठा हुआ है वो हो जाएगा आपका इनडायरेक्ट लेबर। द एग्जाम्पल ऑफ इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट आर वेजेस, स्टोर कीपर, फोरमैन, डायरेक्ट फीस, सैलरीज ऑफ सेल्समैन एट्सेट्रा। उसके बाद बात करते हैं एक्सपेंसेस की। एक्सपेंसेस कौन से हो गए? जो खर्चे आपके मटेरियल और लेबर के अलावा लगते हैं। जो खर्चे आपके मटेरियल में लगे उसको हटा दो, लेबर में लगे उसको हटा दो, तो वो सारे खर्चे आपके एक्सपेंसेस में आते हैं। एक्सपेंसेस को दो पार्ट में बांटा गया है। डायरेक्ट एक्सपेंस कौन से हो गए? जो कि डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं कॉस्ट सेंटर से, कॉस्ट यूनिट से। जैसे कि कैरेज इनवर्ड, मैंने सामान बना दिया, ये मैंने बनाया कुछ सामान, पता नहीं क्या है, इस सामान को मैं मतलब अपनी लोगों तक पहुंचा रही हूँ, लोगों तक मार्केट तक लेके आ रही हूँ, तो इस सामान को लाने में कुछ किराया वगैरह खर्च होगा, तो वो कैरेज इनवर्ड हो गया। उस सामान को थोड़ा सा गलती हो गई, कैरेज इनवर्ड और कैरेज आउटवर्ड समझना। देखो अच्छे से डिटेल में समझते हैं। ये हो गया मेरा सामान, इस सामान को, ये पहले रॉ मटेरियल होगा, इस रॉ मटेरियल से मैं फैक्ट्री में लाई होंगी सामान, तो जो मेरा किराया खर्च हुआ होगा, ठीक है, किराया वगैरह खर्च हुआ होगा, उसको बोलते हैं कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड क्यों? क्योंकि अभी सामान बना नहीं है, इन फैक्ट्री के अंदर आ रहा है, इन द फैक्ट्री, तो वो कैरेज इनवर्ड। अब कुछ सामान जो होता है, जो खर्चा, अब सामान बन गया, अब सामान बनने के बाद वो लोगों तक, मार्केट तक पहुंच रहा है, तो मार्केट तक पहुंचेगा, लोगों तक पहुंचेगा, तो वो आउट, बाहर जा रहा है, तो वो कैरेज आउटवर्ड हो गया। तो जो कैरेज इनवर्ड होता है वो डायरेक्ट होता है, और जो कैरेज आउटवर्ड होता है वो इनडायरेक्ट होता है। तो जो 11th में जिन्होंने अकाउंट्स बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ी है, उन बच्चों को याद होगा कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम ट्रेडिंग अकाउंट में डालते थे और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम डालते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो जो कैरेज इनवर्ड होता था वो आपका ट्रेडिंग अकाउंट में आता था, और जो कैरेज आउटवर्ड होता था वो P&L के अंदर आता था। तो बस इतनी सी चीज़ें हैं कि इसके अंदर जो भी फैक्ट्री के अंदर आने तक का, प्रोडक्ट बनने तक की बात होगी, जो खर्चा किया जाएगा वो आएगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस में, और जो बनने के बाद का खर्चा होगा, प्रोडक्ट बनने के बाद का, वो आपके इस एक्सपेंसेस के अंदर आ जाएगा। तो हमने इन सब की बात कर ली, ये सब क्या होते हैं, इन सब की बात कर ली, एलिमेंट ऑफ कॉस्ट की बात कर ली, मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। देखो बच्चों, डायरेक्ट, ये जो डायरेक्ट खर्चे होते हैं, ये अभी आप ज़्यादा अच्छे से समझ लो। रीज़न बीइंग कि जो आपका डायरेक्ट वगैरह होता है, ये डायरेक्ट, एक ये डायरेक्ट, एक ये डायरेक्ट, एक ये डायरेक्ट, क्या 3 डायरेक्ट मिले हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनको हम प्राइम कॉस्ट बोलते हैं, प्राइम कॉस्ट। और जो ये इनडायरेक्ट, ये 3 जो मिले हैं, इनको हम ओवरहेड्स बोलते हैं, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इन सब चीज़ों की बात करते हैं। फिर उसके बाद देखो, ऑल मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस, इनको ओवरहेड कहते हैं, हमने पढ़ लिया। फैक्ट्री ओवरहेड का मतलब क्या होता है? ऑफिस ओवरहेड और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। ये आप लोग इसके बाद की डिस्कशन हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में, ओके। नहीं तो जो ये लेक्चर है वो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड और जो सेलिंग ओवरहेड होता है, इनको क्या कहते हैं, इनकी डेफिनेशंस क्या होती है। अब आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बी हैप्पी।